वेलकम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और साथ में फोर्स एक्ट्स इन पेयर्स और लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस जो है वो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोनों से तीनों, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो समझ के इनको जो है वो लर्न कर लेना है। तो सबसे पहले देखें, ऊपर वाला पढ़ते हैं कि इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो अंडरलाइन कर लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है, तो तब उसकी वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द सेकेंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। और जो सेकेंड लॉ है वो किसके लिए डील कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होगा तो उससे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अपॉन इट, देखो फर्स्ट लॉ में है कि जब नेट फोर्स एक्ट नहीं करती तो वेलोसिटी क्या रहती है, उसमें चेंज नहीं आता, तो इट मीन्स कि उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकेंड लॉ में वो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब क्या करेगा, कोई नेट फोर्स जो है वो बॉडी पे क्या करेगी, एक्ट करेगी। तो अगर वो डिफरेंस क्या देता है तो आप ये वाला डिफरेंस जो है वो लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी जिसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है अ नेट, ठीक है, इफ़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, ठीक है, इट एक्सिलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देखो अगर आप, क्या है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि बॉडी जो है वो एक्सिलरेट करेगी, किस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में। यानी कि जब भी आप किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, ब्रूनी फोर्स अप्लाई करोगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of the force। यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स की मिकदार होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ही एक्सेलरेशन की मिकदार होगी। एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। और बॉडी के मैस के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ गई, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ठीक है, इफ़ अ नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस एम एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार, यानी कि इतनी मिकदार का एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। देन द सेकेंड लॉ कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, डेरिवेशन आ जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेशन ऐसे ही है, देखो आपने याद रखना है कि आपकी लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ए, स्मॉल ए, हमें पता है एक्सेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देंगे। और हमने कहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो मैस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन का जो है वो नेम दे देंगे। फिर दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए एक ही दफ़ा आ जाएगा, एफ ऊपर आ जाएगा और एम नीचे आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का बीच में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो कोई कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है, एफ ओवर एम आ गया। ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स, if m is equal to 1 kg, a equal to 1 meter per second square, f is equal to 1 Newton, then the value of constant will be 1। देखिए अगर हम इन सब की जगह जो है ऐसे यूनिट में हम कंसीडर कर लें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मैस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 kg आ जाएगी। तो आप देखें कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब अगर इस इक्वेशन में इसको अगर आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हो, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसमें
ये 1 पुट करोगे, देयरफॉर द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस कांस्टेंट की जगह क्या आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। एफ वैसे ही आ गया और एम वैसे ओवर एम ऐसे ही आ गया। अब देखें हम 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ओवर एम इक्वल टू ए आ जाएगा। एम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम ए जो है वो आ जाएगा। अब देखिए अगर आप एक दफ़ा डेरिवेशन समझना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि देखिए हमारी लेफ़्ट साइड पे क्या एक्सेलरेशन के लिए यान है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और इसको हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो देखें एक्सेलरेशन वैसे ही आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, एफ ओवर क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास, अब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, अगर हम इस यहाँ पे इसको इक्वल में बदलना चाह रहे हैं तो हमें पता है जब भी हम इसको इक्वल में बदलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे कांस्टेंट की जगह के भी लिख सकते हो, और ये एफ़ वैसे ही आ गया, ठीक है, और नीचे एम भी क्या आ गया, वैसे ही आ गया। फिर उसने यही कहा है कि ऐसा यूनिट में अगर देखें हम इस ए की जगह भी क्या कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैसे ही अपनी जगह जो है वो रहता है, और एफ़ की जगह भी 1 आ जाएगा और एम की जगह भी 1 आ जाएगा। तो देखें यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट आपके पास जो है वो एम के जो है वो इक्वल आ गया। कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 1। अब अगर आप इस इक्वेशन में कांस्टेंट की जगह 1 पुट कर दें तो देखें आपके पास ए इक्वल आ जाता है 1 इंटू एफ़ ओवर क्या आ जाता है, एम, ठीक है। तो फिर आपके पास ये एम अब हम करेंगे तो ये देखें ए इक्वल टू एफ़ ओवर क्या आ गया, एम, एम इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह एम ए इक्वल टू क्या आ गया, एफ़, और इस तरह एफ़ जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, एम ए के इक्वल आ जाता है। क्लियर है। तो इस तरह मैंने डेरिवेशन आपको समझा भी दी, और अच्छी खासी देखे डेरिवेशन भी जो है आपके जो है क्वेश्चन की जो है वो लेंथ बढ़ा देती है। फिर साथ आपने ना ये थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि सम टाइम हमें जो है ना वो फोर्स, यानी कि अगर कोई एमसीक्यूज़ वगैरह पूछ लिया जाता है कि फ़ोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, ठीक है। या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स ही आती है, ठीक है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम इंटू डेल वी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास, ठीक है। और फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन की। तो इसकी जगह हमने दोबारा से ए को दे दिया, तो इस तरह एफ इज़ इक्वल टू क्या है, एम ए, यानी कि ये भी आपने याद रखना है कि सम टाइम वो आपको इस तरह का कोई ऑप्शन दे देता है कि जो फोर्स है वो इक्वल है, वो आपको एम ए नहीं देता, आपको दे देता है, ठीक है, ये डेल पी ओवर टी। तो ये आप ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये वाली हेडिंग आ जाएगी, कंपैरिजन विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ के साथ जो है वो सेकंड लॉ का जो कंपैरिजन है वो आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ क्या करता है, वो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है फोर्स की, ठीक है। अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, और फोर्स हमेशा क्या करती है, बॉडी में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, वी कैन कैलकुलेट मैथमेटिकली, ठीक है, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ नॉन मैस, यानी कि ऐसी बॉडी जिसका मैस हमें पता हो, उसका जो है उसमें जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या करता है, फोर्स को डिफ़ाइन करता है, जबकि सेकंड लॉ में हम फोर्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, ठीक है, और ये न्यूटन की डेफिनेशन दी हुई है, किसकी डेफिनेशन दी हुई है, न्यूटन की डेफिनेशन। 1 न्यूटन इज़ द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। तो इस तरह
ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लॉन्ग के अकॉर्डिंग जो है ज़रूर इसको प्रिपेयर कर लेना है। अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट या एमसीक्यूज़ या ये वाला न्यूटन की डेफिनेशन आपको जो है ये कहा जा सकता है कि डिफ़ाइन करें या यूनिट ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करें। ठीक है, न्यूटन को फोर्स करें या यूनिट ऑफ फोर्स को क्या करें, डिफ़ाइन करें। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी है। ठीक है, 2 मार्क्स में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर लर्न कर लेनी है, या इसमें से जो है वो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑल्सो टेल्स डैट अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि फ़ोर्स क्या करती है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन इन इट। या तो वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा कर देती है या डीसेलरेशन क्या कर देती है, पैदा कर देती है। ठीक है, डीसेलरेशन भी हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, यानी कि यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा कर देगी या क्या करेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो पैदा कर देगी। एज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो द चेंज मे बी इन इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इन बोथ ऑफ देम, यानी कि वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में भी, या दोनों में भी जो है वो चेंज आ सकता है। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई। अक्सर वो शॉर्ट में पूछ लेता है कि आप इसको डिफ़ाइन करें विद एग्जांपल। और एक डेफिनेशन ये मैंने और भी लिखवाई हुई है, वो थोड़ी सी मज़ीद आसान है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों ही डेफिनेशन जो है वो ईजी हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले यहाँ तक क्या आ जाएगी आपके पास, जो है वो एक्सप्लेनेशन आ जाती है। व्हेन एवर देयर इज़ एन, ठीक है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ ए एंड बी, यानी कि हमने दो बॉडीज़ ली हैं जिनके दरमियान आपस में इंट्रैक्शन है, यानी कि मिलाप है। सच डैट बॉडी ए एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी। ठीक है, द फोर्स इज़ नोन एज एक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि जो बॉडी ए बी पर फोर्स लगाएगी वो बॉडी ए का बी पर कोई क्या होगा, एक्शन होगा। इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन द बॉडी बी एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉडी ए। ठीक है, रिएक्शन के तौर पे जाहिर सी बात है बॉडी बी भी रिएक्ट करेगी और वो बॉडी ए पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, दिस फोर्स इज़ नोन एज रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो यहाँ तक आपके पास क्या आ गई, एक्सप्लेनेशन आ गई। अगर आपके पास लॉन्ग आ जाता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के एक्सप्लेनेशन लिख दो। ठीक है, उसके साथ ही जो है फिर आपके पास एग्जांपल आ जाती है। ये थोड़ा सा पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट, ये भी आप एक्सप्लेनेशन में ही ऐड कर देना नीचे। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रेस स्प्रिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय ओवरहैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन। ठीक है, ये सामने जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, उसने कहा है कि हम ये स्प्रिंग है इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो है वो प्रेस करते हैं और ये क्या है, एक्शन की फोर्स है। ठीक है, जो कि हैंड क्या कर रहा है, स्प्रिंग के ऊपर जो है वो लगा रहा है। ओवरहैंड ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, जैसे ही आप नीचे को पुश करोगे आपका हाथ क्या करेगा, ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा उस फोर्स का जो आपने उस पर लगाई थी। दिस इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन्स एक्सप्रेस दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इन हीज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपके पास यहाँ तक क्या आ जाएगी, ये एग्जांपल आ जाएगी। देखिए छोटी सी वैन से लेके ये आपके पास यहाँ तक क्या आ गई, आप एग्जांपल की हेडिंग दे दो। सबसे पहले चाहे डेफिनेशन लिख दो, फिर आप एग्जांपल लिख दो, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दो। ठीक है, और उसके बाद ये भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही लिख देना है। ठीक है, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी,
बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करते। ठीक है, एक बॉडी पे तो एक्शन और रिएक्शन क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो ठीक है, दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। ठीक है, इसी वजह से वो बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, अगर एक बॉडी पे एक्ट करेंगे तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन जब दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को जो है वो बैलेंस नहीं करते। दस ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन ऑल्सो बी ठीक है एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। इस तरह भी उसको क्या किया जा सकता है, ये भी डेफिनेशन ही दी हुई है। तो ये यहाँ तक आपने, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। ठीक है, कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ पे जो है वो एक्ट करती हैं। इसी वजह से जो है ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं तो चलते हुए हम ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और रिएक्शन के तौर पर ज़मीन हमें जो है वो आगे की तरफ क्या करती है, जो है वो पुश करती है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह ये एक दूसरे के को अनबैलेंस नहीं करती, सॉरी बैलेंस नहीं करती, और इसीलिए हम मूव कर सकते हैं। इफ़ वन बॉडी exerts a force on a second body, the second body also exerts an equal and opposite force on the first body। एक डेफिनेशन काफ़ी है। ठीक है, आपके पास एक ही डेफिनेशन जो है वो काफ़ी है, तो लॉन्ग भी आ जाए तो तब भी काफ़ी है। डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, और छोटी सी एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक लिख के फिर ये सिंस वाली 2 लाइनें जो है ये ज़रूर लिख देनी है। क्लियर है, आपने इनको हर सूरत लर्न कर लेना। एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, या इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास आ रहा है फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, के पेयर्स में फोर्सेस किस तरह एक्ट करती हैं। ये टॉपिक शुरू करवाने से पहले आपसे अगर एक्शन और रिएक्शन को डिफ़ाइन करने को कहा जाता है तो आप अगर ऐसा इतना भी लिख दोगे ये वाला पैराग्राफ, तब भी आपको मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ एक्शन की, आप वो लिख सकते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन अ सिस्टम इज़ नोन एज एक्शन। The force exerted by external agency on a system is known as action। और reaction की आ जाएगी response of the system to the force exerted by the external agency is called reaction। response of the system to the force exerted by the एक्सटर्नल एजेंसी इज़ कॉल्ड रिएक्शन। तो आप ये लिख के फिर साथ में कोई भी एग्जांपल जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ा देती हूँ, फोर्सेस एक्ट्स इन अ पेयर। ठीक है, वी हैव स्टडीड डैट फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट। यानी कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त फोर्सेस क्या करती हैं, पेयर में, ठीक है, यानी कि जोड़े की फॉर्म में क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। एक एक्शन होती है और दूसरी क्या होती है, रिएक्शन की जो है वो फोर्स होती है। ठीक है, ये इतनी सी यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न कर लें। फिर some examples of pairs of forces involved in accordance with Newton's third law of motion are। फिर आपके पास आगे जो है वो 2 ये सिचुएशंस आ गई। नंबर 1, ठीक है, कंसीडर अ ब्लॉक लेइंग ऑन अ टेबल। बाकी का आप कट कर दें ये वाला इतना हिस्सा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज़ द वेट। यानी कि जो इसका ब्लॉक का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। द ब्लॉक एक्सर्टेड डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स वेट W। वो वेट W के इक्वल है। द टेबल ऑल्सो एक्सर्ट्स आ रिएक्शन फोर्स FN। रिएक्शन की फोर्स जो होती है इसको FN से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमेशा वेट के, बॉडी के वेट के क्या होती है, इक्वल होती है ऑन द ब्लॉक। द टू फोर्सेस ऑन द ब्लॉक बैलेंस ईच अदर एंड द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, एक ये आपके पास होगी, और सेकंड में आ जाएगी अगर वो आपसे कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फोर्सेस से एक्ट करती हैं पेयर्स में, आप उसको जो है विद एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करें, तो ये आपके पास इस एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, पहले आपके देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अंडरलाइन करवाया है, फिर यहाँ से लेके आप एग्जांपल की हेडिंग भी दे सकते हो, या यही वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, और उसके बाद ये पहली आप लिख दोगे अगर एक ही उसने कहा हुआ है। ठीक है, और अगर दोनों कहा हुआ है तो ये दूसरी आ गई, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड।
फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विद द फोर्स एफ। दिस इज़ द फोर्स ऑफ एक्शन। द गन रिक्वाइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे को झटका खाना या पीछे को मूव करना, ठीक है, डायरेक्शन विद द रिएक्शन फोर्स, ठीक है, यानी कि रिएक्शन फोर्स के साथ जो है वो पीछे को क्या करती है, रिक्वाइल करती है। और गन का रिक्वाइल देखिए, जितनी स्पीड से बुलेट जो है वो मूव करती है, गन का रिक्वाइल उतना नहीं होता, यानी कि उसकी स्पीड उतनी नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जो बुलेट के का मैस होता है वो बहुत थोड़ा होता है और जो गन का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा मैस होने की वजह से बुलेट के मुकाबले में जो गन का रिक्वाइल होता है वो बुलेट की स्पीड से क्या होता है, जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, तो यहाँ पे तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, तो इसकी वजह क्यों है, तो इसकी वजह यही है कि बुलेट का मैस जो है वो गन के मैस के जो है कंपेयर बहुत जो है वो ज़्यादा है, और इसी वजह से बुलेट की स्पीड से गन की जो स्पीड है वो क्या है, कम है। उसके बाद लिमिटेशंस आ रही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि इसकी लिमिट्स कहाँ तक है, न्यूटन्स के लॉज को किस तरह की मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स पे ऊपर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। Newton's law of motion can be applied with very high degree of accuracy to the motion of the objects and velocities, ठीक है, which we come across in everyday life. The problem arises when we deal with the motion of the elementary particles having velocities close to the that of the light. For that purpose, ठीक है, relativistic mechanics developed by Albert Einstein is applicable. After all this discussion, we can say that Newton's law of motion are not exact for all types of motion but provides a good approximation unless an object is small enough or moving close to the speed of light. अब देखिए, यहाँ से पढ़ के आपको इतनी कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है, मैं इसको आपको जो है आसान करके लिख के जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, वो आसानी से जो है वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने इसीलिए ये आप लोगों को पढ़ाया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं बिल्कुल इसी चीज़ के बारे में जो है वो बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा आप लोगों को जो है वो आसान वर्डिंग में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो लर्न हो सके या आप लोग लर्न कर सको उसे। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, लिमिटेशंस ऑफ क्या आ जाएंगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, यहाँ पे लॉज आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर नंबर 1 ऑब्जेक्ट्स which have very small speed as compared to speed of light, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई किया जा सकता है जिनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के मुकाबले में बहुत कम हो, ठीक है। और दूसरा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे इसको जो है वो अप्लाई किया जा सकता है जिनका मैस जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो देखिए, सिंपल सी दो बातें थी कि हम कहाँ कहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और किस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एग्जैक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ मोशन बट प्रोवाइड्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज़ स्मॉल इनफ, यानी कि उतना छोटा हो जितना बताया गया है, और मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर उसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के जो है वो बिल्कुल क्लोज है, तो फिर उसके ऊपर न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर हम उसको कहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर द मोशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि जो बहुत छोटे हों, उनसे जो है उनसे मज़ीद कुछ जो है आगे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो बने हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो आप जाके जो है हायर क्लासेस में जो है वो पढ़ोगे। हैविंग वेलोसिटीज क्लोज टू डैट ऑफ लाइट इज़ स्टडीड इन द, ठीक है, रिलेटिविस्टिक,
ठीक है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो है वो हम उसके बारे में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जो वेलोसिटीज़ है या स्पीड जो है वो कितनी है, वो क्लोज है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है। और ये डेवलप किसने की थी, ये वाली जो थ्योरी है इसको जो था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो था वो क्या किया था, इसको जो था डेवलप किया था। और इस थ्योरी में जो है हम उनको, उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जिनकी स्पीड जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज हो सकती है। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ जो है, आपके पास एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, यानी कि कौन सा लॉ जो है वो फोर्स को डिफ़ाइन करता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को क्या करता है, डिफ़ाइन करता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको लिमिटेशंस भी जो है वो बहुत आसान करके जो है वो बता दी हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है लिमिटेशंस को जो है वो नोट भी कर लेना है। ठीक है। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको 2 से 3 दफ़ा जो है वो पढ़ोगे, ठीक है, या उसको सुन लोगे तो आपको ये वैसे ही जो है वो याद हो जाना है, क्योंकि बहुत आसान वर्डिंग जो है वो यूज़ की हुई है। ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।